Hello friends, today I am going to discuss on the explanation of third stanza of the poem A Valediction for Voiding Morning, composed by John Donne. This poem has been written in 1611, 1611 में इस कविता का सृजन हुआ। जॉन डोने ने इस कविता को अपनी प्रेमिका, जो उसकी प्रेमिका है, उसको ये समझाता है, उसको ये बताता है कि ही इज अबाउट टू गोइंग ऑन ए शॉर्ट जर्नी, मीन्स ही इज गोइंग ऑन ए शॉर्ट जर्नी, ही हैज गॉन टू फ्रांस। सो इन द थर्ड दूसरे स्टेंजा में, जैसा कि जॉन डोने ने बताया कि मेरे प्रेम के बारे में, अर्थात जो हमारा और आपका जो प्रेम है वो एक आध्यात्मिक प्रेम है, उसको साधारण लोगों को बताने, उसको साधारण लोग न जाने, इसकी आवश्यकता है। अर्थात द पोएट मीन्स टू से दैट दिस इज ए स्पिरिचुअल लव विच कैन नॉट बी अनाउंस्ड, मतलब इसकी घोषणा लोगों को तक न की जाए। तो उसी संदर्भ में, उसी क्रम में हम तीसरे स्टेंजा में जो कवि का भाव है कहने का, मतलब वो प्रेमिका जिससे वो जुदा हो रहा है, प्रेमिका से थोड़ा सा सेपरेट हो रहा है, अलग हो रहा है, तो उसको समझा रहा है। क्योंकि उसे ये विदाई गीत है, कवि उसमें कहता है कि यह इस प्रकार का सेपरेशन, अलगाव, जुदाई, एक दूसरे से अलग होने की आवश्यकता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार से उदासी, किसी प्रकार से मायूसी न हो। कविता का यही शीर्षक है कि फॉर वाइडिंग मॉर्निंग, मतलब कि इसमें उदासी, इसमें शोक या इसमें दुख व्यक्त करना मना है, विलाप करना मना है। तो यहाँ है मूविंग ऑन द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर, मतलब ये कहते हैं कि मूविंग ऑन द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर, मतलब कि यदि किसी प्रकार से जब धरती पर, कवि के कहने का तात्पर्य है, द पोएट मीन्स टू से दैट, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए लिखा है अर्थ टेक्स ग्रेट डैमेजेस। ये लाइन जो है इससे रिलेट करती हैं कि धरती पर किसी प्रकार से जब हलचल होती है, अर्थात धरती पर जब भूकंप आता है, अर्थात वो भूकंप जो है धरती पर आने के पश्चात ग्रेट डैमेजेस, बहुत बड़ा नुकसान करता है। कवि जो है दृष्टांत दे रहा है, अपनी प्रेमिका को समझाते हुए बता रहा है कि जब धरती पर भूकंप आता है, क्या होता है, मूविंग ऑन द अर्थ, मतलब कि धरती जब हिलने लगती है, ब्रिंग मतलब लाती है, हार्म्स एंड फियर, मतलब वो नुकसान, हार्म्स एंड फियर का मतलब नुकसान, मतलब भय पैदा करती है, नुकसान करती है। मेन रेकन, मतलब कि जो व्यक्ति है उसका आंकड़ा लगाता है, व्यक्ति क्या करता है, उसका आंकड़ा लगाता है, हम आप उसका क्या करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, उसका जायजा लेते हैं। व्हाट इट डिड एंड मीन्ट, इसका क्या तात्पर्य होगा, इसने कितना बड़ा नुकसान किया। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि मूविंग ऑन द अर्थ ब्रिंग्स हार्म्स एंड फियर, जब धरती पर, पृथ्वी पर कोई भूकंप आता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान करता है, काज नुकसान करता है। ग्रेट डैमेजेस मतलब बड़ा नुकसान। मेन रेकॉन व्हाट डिड इट एंड मीन्ट, व्यक्ति हम आप उसके नुकसान का जायजा लेते हैं, मतलब कि वो नुकसान इस प्रकार का नुकसान है कि जो भूकंप आता है तो हलचल होती है, हम आप जानते हैं। कभी थोड़ा सा साहित्यिक भाषा में जो है अपनी प्रेमिका को समझा रहा है कि व्यक्ति उसका आंकड़ा लेता है, आने वाली हलचल के बारे में सोचता है, पूछता है, बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्फेयर, नक्षत्र मतलब आकाश में नक्षत्रों की हलचल शुरू होने लगती है। अब देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट स्टेप है, इसमें जो कवि है वो भौतिकवादी विचारधारा से ये बातें बता रहा है, और यहाँ पर जो उसका विचार है, दूसरे स्टेप पर जो उसका विचार है, वो जो कहना चाहता है, द पोएट मीन्स टू से दैट इट इज़ द मैटर ऑफ स्पिरिचुअल थॉट, इट इज ए मैटर ऑफ स्पिरिचुअल अट्रैक्शन। यहाँ पर आध्यात्मिक प्रेम, आध्यात्मिक लगाव का जो है बिंदु है, मतलब वो कहना क्या चाहता है, बट ट्रेपिडेशन ऑफ द स्पेयर, लेकिन वो ये कहता है कि धरती से ज़्यादा, मतलब कि धरती पर जो भूकंप आता है उससे ज़्यादा हलचल आकाश में नक्षत्रों की हलचल होती है, स्वर्ग में नक्षत्रों की उससे बहुत बड़ी हलचल होती है, बट इट इज साइलेंट, देयर इज नो एनी काइंड ऑफ डिस्टर्बेंस, देयर इज नो काइंड ऑफ साउंड,
if the movement is occurring in the heaven, यदि स्वर्ग में नक्षत्रों की हलचल हो रही है तो इससे बहुत बड़ी हलचल होती है, बट इट इज़ साइलेंट, लेकिन वहाँ पर किसी प्रकार से कोई आवाज़, किसी प्रकार से कोई मायूसी, किसी प्रकार से कोई शोक, किसी प्रकार से कोई विलाप करने की आवाज़ नहीं आती है। मतलब उसके बारे में हम आप नहीं सोच पाते हैं। कहने का तात्पर्य है दो ग्रेटर थॉट इज इनोसेंट, मतलब इनोसेंट मतलब यहाँ पर तो निर्दोष होता है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि द एक्चुअल डैमेज काज्ड बाई इट, मतलब कि इसके द्वारा बड़ी बड़ी हानियाँ होती हैं, नक्षत्रों की हलचल से बड़ी बड़ी हानियाँ होती हैं। दस द हॉली थिंकिंग लव इज नॉट अफेक्टेड, मतलब कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से नक्षत्रों स्वर्ग के नक्षत्रों में जो हलचल होती है उसका किसी भी प्रकार से कहीं कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, उसी प्रकार से कवि का यह कहने का तात्पर्य है क्योंकि द हॉली थिंकिंग मतलब कि पवित्र मानसिकता से, शुद्ध मानसिकता से, सत्य मानसिकता से, सच्चे मानसिकता के साथ जो प्रेम होता है उसमें किसी भी प्रकार की धरती पर आए हुए भूकंप की हलचल, धरती पर आए हुए भूकंप का जो प्रहार होता है वो प्रभावित नहीं कर पाता है। कहने का तात्पर्य है माई सेपरेशन, मतलब ये कहते हैं कि दस द हॉली थिंकिंग लव इज नॉट अफेक्टेड ऑन माई सेपरेशन, मतलब कि मेरे इस अलगाव पर, मतलब जो मेरी जुदाई है, जो मेरा अलगाव है, जो मैं डिपार्च कर रहा हूँ, उस पर इसका अगर पवित्र मानसिकता से किया गया प्रेम, पवित्र मानसिकता से जो हो रहा है प्रेम, उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। हॉली लव बियर्स द पेन ऑफ सेपरेशन, जो पवित्र प्रेम है उसमें अलगाव को सहने की क्षमता होती है। कहने का तात्पर्य है कि धरती पर जो हलचल होती है, धरती पर जब भूकंप आता है तो बहुत बड़ी हानि करता है, वो ग्रेट डैमेजेज मतलब बहुत बड़ी हानि करता है, और उस हानि के बारे में हम आप आकलन करते हैं, उस हानि के बारे में कितनी हानि हुई, पुनः कैसे फिर हानि होने वाली है कि नहीं होने वाली है, इसके बारे में हम प्रायः आकलन करते हैं। लेकिन क्या जो स्वर्ग में नक्षत्रों की हलचल होती है इससे कई गुना बड़ी होती है, उसमें किसी प्रकार से कोई आकलन करने की क्षमता, उसमें किसी प्रकार से जानने की क्षमता या उसको जानने की चेष्टा हमारे आपके अंदर नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार से कवि के कहने का तात्पर्य है कि यदि नक्षत्रों की भांति, स्वर्ग में नक्षत्रों की हलचल की भांति हमारे प्रेम में किसी प्रकार से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा प्रेम तो उससे भी बड़ा प्रेम है, तो उसमें हलचल होती है, उस प्रेम में हलचल होती है। कहाँ पर? जहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर अस्थायी प्रेम होता है, जहाँ पर फिजिकल प्रेम होता है, जहाँ पर आध्यात्मिक प्रेम नहीं होता है, वहाँ पर हलचल होती है, वहाँ पर लोग उसको जानते हैं। जैसा कि दूसरे स्टेंजा में मैंने ये बताया था कि कवि जो है अपने प्रेम को लोगों के बीच में न ले जाने, लोगों को न बताने की बात करता है, न बताने की सलाह देता है कि हमारा आपका तो ऐसा प्रेम है। जब वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि हम वेदना प्रकट करेंगे ही नहीं, जब वेदना प्रकट करेंगे तो उसमें तमाम प्रकार के मूवमेंट होंगे, उसमें तमाम प्रकार के क्या कहते हैं कि शोरगुल होंगे, तो उस शोरगुल को दुनिया लोग जानेंगे। जब लोग जानेंगे तो हमारे आपके प्रेम के बारे में सभी लोग जान जाएंगे। इसलिए वो कहता है कि हमें अपने प्रेम को साइलेंट रखना चाहिए, और साइलेंट इस प्रकार से रखना चाहिए जैसे वो बताता है कि स्वर्ग में नक्षत्रों की हलचल ऐसी होती है उसको कोई नहीं जानता है। इसी प्रकार से हमारा जो प्रेम है, जो हॉली लव है, उसका जो विचार है वो किसी भी प्रकार के अलगाव, किसी भी प्रकार के जुदाई, किसी प्रकार के दूर होने की स्थिति में उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान, उसमें किसी प्रकार से उसको प्रभावित नहीं कर सकता है। So the third stanza of the poem A Valediction for Abiding Mourning has been finished, and I will discuss the next stanza of the poem. Dull submarine lover's love, whose soul is sense cannot admit of sense, because it doth remove those things which eliminated it. The poet again says that dull submarine मतलब कि जो हमारा आपका क्या कहते हैं कि साधारण, मतलब कि जो साधारण लोगों का प्रेम है, डल सबनरी मतलब कि जो साधारण लोग प्रेम करने वाले हैं, मतलब who are not strongly attached, who are not spiritually attached to each other, मतलब कि जो ordinary attached हैं। In the third stanza the poet means to say that, मैंने कवि के कहने का तात्पर्य है कि जो साधारण लोगों का प्रेम है, जैसा कि अभी बताया कि प्रेम
की दो परिभाषा उसने बताया। इसमें बताया ना कि जो द हाली थिंकिंग पर्सन है, द हाली थिंकिंग लवर्स हैं, मतलब कि हाली मतलब कि शुद्ध मानसिकता से सोचने वाले प्रेमी प्रेमिका हैं उनकी, और जो साधारण मतलब कि आर्टिफिशियल थिंकर्स हैं उनकी, उन दोनों में अलग अलग पहचान दोनों की है। तो इस प्रकार से हमने थर्ड स्टेंजा को एक्सप्लेन किया। आप इफ़ यू वांट टू note these points, so you can note why these point is very remarkable. These sentences are full of meaning of the passage। मतलब हम चाहेंगे कि डियर स्टूडेंट्स आप लोग इस क्या कहते हैं कि नरेटेड पॉइंट्स को, मतलब ये जो रिटन पॉइंट्स है इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो है मीनिंगफुल है, मतलब कि जो स्टेंजा है उससे रिलेटेड इसमें सारे अर्थ जो है वो क्या कहते हैं वर्णित हैं। इसको आप पढ़िए। इसका बहुत सरल शब्दों में ये लिखा गया है, बहुत सरल शब्दों में इसकी मीनिंग है, आप इसका अर्थ अपने आप भी समझ सकते हैं। अब हम आते हैं चौथे स्टेंजा में। चौथे स्टेंजा में जॉन डोने जो है वो क्या कह रहा है, मतलब वो अपनी प्रेमिका को, चूँकि ये पूरी जो घटना है एक इट इज़ ए काइंड ऑफ सेपरेशन टू ईच अदर, दे आर लवर्स, दे आर लविंग टू ईच अदर, मतलब ये दो प्रेमियों के बीच की घटना है। उसको जो है कभी अपनी प्रेमिका को जो थोड़ा सा आध्यात्मिक विचारधारा से हट करके भौतिक विचारधाराओं पर विचार करती है, रोती है, विलाप करती है, दुख प्रकट करती है, उसको कभी जॉन डोने समझा रहा है। क्या कह रहा है? डल सबनरी लवर्स लव, मतलब कि जो साधारण लोगों का प्रेम है, जो साधारण लोग अर्थली प्रेम करते हैं, आध्यात्मिक प्रेम नहीं बल्कि भौतिकवादी जो प्रेम करते हैं, हुज सोल इज सेंस कैन नॉट एडमिट, मतलब कि जिसकी आत्माएं, मतलब जिसकी आत्मा इस बात को स्वीकार नहीं करती है, किस बात को? आंतरिक, मतलब जो आंतरिक लव है, जो स्पिरिचुअल लव है उसको स्वीकार नहीं करती। कैन नॉट एडमिट का मतलब उसको स्वीकार नहीं करती। कहने का तात्पर्य है द लव लवली वर्ल्डली पीपुल इज बेस्ड ऑन फिजिकल अट्रैक्शन। यहाँ पर वो इसको स्वीकार नहीं करते हैं। जो प्रेम आध्यात्मिक प्रेम है उसको वे लोग स्वीकार नहीं करते हैं। वो किसको स्वीकार करते हैं? फिजिकली अट्रैक्शन को। वाह्य सुंदरता, मतलब कवि द पोएट मीन्स टू से दैट दे एडमिट द फिजिकल अट्रैक्शन टू ईच अदर, मतलब वे लोग जो एक दूसरे के आध्यात्मिक नहीं बल्कि भौतिक सुंदरता को पसंद करते हैं। तो उनके लिए क्या है? अब्सेंस बी बिकॉज इट डथ रिमूव, उनमें इस प्रकार का अब्सेंस, मतलब ये इस प्रकार की विचारधारा जिसके अंदर नहीं पाई जाती है, दोज थिंग्स विच एलिमेंटेड इट, और उनके जो विचार हैं वो उससे प्रभावित हैं। किससे? वाह्य आकर्षण से। कहने का तात्पर्य है, मैंने जो है उसका अर्थ लिखा है, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट द लव लोवली वर्ल्डली पीपुल इज बेस्ड ऑन फिजिकल अट्रैक्शन, जो साधारण लोगों का प्रेम है, द पोएट इज एक्सप्रेसिंग about the thought of about between thought of the lovers, दो लोगों के विचारों को, मतलब दो प्रेम करने वाले लोगों के विचारों को जो है वो क्या कहते हैं? क्लासिफाई करता है, उसको वर्गीकरण करता है कि एक लोग वैसे होते हैं। कौन से लोग होते हैं? जो साधारण प्रेम करने वाले लोग होते हैं। वो किस पर निर्भर होते हैं? उनका जो ध्यान है वो किधर निर्भर होता है? वो बाह्य सुंदरता पर, फिजिकल मतलब शारीरिक सुंदरता पर, भौतिक सुंदरता पर, मतलब कि ऐसी सुंदरता जो क्षणिक है। कैसे क्षणिक कैसे है? कि जब आप भौतिक प्रेम करेंगे, शरीर से प्रेम करेंगे, मतलब बॉडी से प्रेम करेंगे, और चूंकि जो बॉडी है वो एक दिन क्या होगी? वो धीरे धीरे एज्ड हो जाएगी, मतलब वो एक दिन धीरे धीरे इस प्रकार पर पहुंचेगी कि वो मांस का लोथड़ा जो है वो शिथिल हो जाता है, मतलब कि लूज हो जाता है, ढीला पड़ जाता है, कुरूप हो जाता है। तो ऐसे विचारधारा, मतलब इस प्रकार की विचारधारा वाले जो प्रेम करने वाले लोग हैं वो क्या होते हैं? वो एक दिन अपने प्रेम से ऊब जाते हैं। होता क्या है? टू देम लव मीन्स, मतलब उनके प्रेम का जो तात्पर्य होता है, वो बताया कि उनके प्रेम का जो तात्पर्य वो क्या है। मतलब कवि कह रहा है, द पोएट जॉन डोने इज सेइंग दैट टू हुम लव मीन्स, वो कौन से लोग हैं? जो वाह्य आकर्षण, मतलब कि वाह्य मतलब दिखावटी सुंदरता से प्रेम करते हैं, उनका तात्पर्य होता है टू देम लव मीन्स सेक्स, दे वांट टू कवर देयर सेक्स ओनली, वे अपने सेक्स को पूरा करना चाहते हैं। यही उनका भाव होता है, यही उनका विचार होता है, वही उनके मन में जो है जिज्ञासा होती है। बट द पोएट मीन्स टू से दैट इट इज नॉट लव, इट इज ओनली ए हंग्री, ये तो मात्र एक भूख है। सच एज दे कैन नॉट बियर सेपरेशन, और उस भौतिक प्रेम करने वाले लोग एक दूसरे की जुदाई को
जहाँ पर दोनों लोगों का विचार एक दूसरे से आसक्त हो गया है, वो अलगाव को, जुदाई को सहने में असमर्थ होते हैं। द पोएट मीन्स टू से दैट दे हैव नो पावर टू बियर एनी सेपरेशन बिटवीन द, मतलब कि उनके पास इस प्रकार की, दे हैव नो करेज टू सेपरेट टू बियर द सेपरेशन, दे हैव नो करेज टू बियर द सेपरेशन, उनके पास ऐसी साहस नहीं होती है कि एक दूसरे से वो जुदा होकर के जीवित रह सके। द पोएट अगेन सेज दैट दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल लव इज अनेबल टू एक्सेप्ट सेपरेशन। वही मैं जो बात बता रहा हूँ वही बात यहाँ फिर लिखी गई है। कवि जो है मतलब कि एक आध्यात्मिक प्रेम है और एक बाह्य प्रेम है, एक भौतिक प्रेम है, एक शारीरिक प्रेम है। मतलब कहने का तात्पर्य है स्पिरिचुअल लव इज बेटर देन फिजिकल लव। कहने का तात्पर्य है बेटर देन नहीं, द बेस्ट है स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक है। अब यहाँ कवि जो है मतलब कि आध्यात्मिक प्रेम और भौतिक प्रेम दोनों का अंतर अपनी प्रेमिका के सामने प्रकट कर रहा है। उसको बार बार ये बात समझा रहा है कि जो मेरा प्रेम है वो इस प्रकार का प्रेम नहीं है। माई लव इज नॉट फिजिकल लव, मेरा जो प्रेम है नॉट फिजिकल लव, ये ही इज सेइंग इट इज नॉट फिजिकल लव। उसका जो प्रेम है वो फिजिकल लव पर आधारित नहीं है, वो फिजिकल प्रेम नहीं करता है, वो तो आंतरिक प्रेम करता है। जैसा कि पिछली स्टेंजा में ये बताया गया कि जो आंतरिक लव है उसकी जो अंतिम यात्रा है जीवन की वो मृत्यु है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कवि के अनुसार कि जो मृत्यु होती है वो नए जीवन का सृजन करने का एक माध्यम है। जब व्यक्ति की मृत्यु ही नहीं होगी तो नया जीवन उसको प्राप्त ही नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल लव इज अनेबल टू एक्सेप्ट सेपरेशन। इस प्रकार का जो प्रेम है मतलब इस प्रकार का द फिजिकल अट्रैक्शन, द फिजिकल लव कैन नॉट बियर द सेपरेशन बोथ पार्टनर्स बिलोव्ड एंड लवर। मतलब कि फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल लवर जो होते हैं वो एक दूसरे की जुदाई को, एक दूसरे के अलगाव को, एक दूसरे की विदाई को, एक दूसरे को दूर होने की स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते। मतलब वो उनके पास इस प्रकार की सहन शक्ति ही नहीं होती है। दे आर अनेबल टू एक्सेप्ट सेपरेशन। वे लोग अयोग्य होते हैं, उन लोगों में ये शक्ति नहीं होती कि एक दूसरे के सेपरेशन को, जुदाई को, अलगाव को सहन कर सकें। बिकॉज दे वेरी एलिमेंट विच टू इनटू मेकिंग आर फिजिकल। मतलब ये कहता, इसमें ये कहा गया है, कवि ने ये बताया है कि उनका जो प्रेम होता है वो अंगों के आकर्षण पर आधारित होता है। अंगों का आकर्षण समझते आप? द फीमेल ऑर्गन्स आर द पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच आर वेरी अट्रैक्टिव। मतलब ये कहते हैं कि वो अंग जो ज़्यादा सुंदर हो, आकर्षण हो, ऐसे जो प्रेमी होते हैं, जो बाह्य प्रेम करते हैं, जो फिजिकल प्रेम करते हैं, वो उन पर आधारित होता है। उनका प्रेम उनके आकर्षण पर आधारित होता है। मतलब दे वेरी एलिमेंटेड हिच इनटू मेकिंग आर फिजिकल। मतलब वो शरीर के अंगों से प्रेम करते हैं, शरीर के आकर्षण से प्रेम करते हैं। So the love of the poet and his beloved, the poet at last says that the love of his beloved and love of himself does not depend on the physical attraction, does not depend on the attraction of the body, does not depend on the physical attraction, does not depend on the physical love. Why? He only believes in the spiritual love. क्योंकि कभी ये कहता है कि ही ओनली बिलीव इन द स्पिरिचुअल लव, वो तो आध्यात्मिक प्रेम में विश्वास करता है। क्यों? ही इज नॉट टेम्पोररी, क्योंकि यह जो है अस्थाई नहीं है। आई एम सॉरी, यह अस्थाई, ही इज नॉट टेम्पोररी, क्योंकि ही इज नॉट परमानेंट, यह जो है अस्थाई नहीं है। कवि के कहने का मतलब है कि वह फिजिकल लव में विश्वास नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो अस्थाई होता है। The poet means to say that, according to the poet, here the poet is saying that, here the poet is advising that, मतलब यहाँ पर वो सलाह दे रहा है to his beloved, अपनी प्रेमिका को। वो क्या बता रहा है? So the love of the poet, अतः जो कवि का प्रेम है वो क्या है? and his beloved, उसकी प्रेमिका का जो प्रेम है is holy and pure, पवित्र और शुद्ध है। there is no any kind of fluid, there is no kind of dust, there is no kind of ill mind। मतलब किसी प्रकार से बुराई, किसी प्रकार से अपवित्रता, किसी प्रकार से मतलब कि गंदे विचार उसके प्रेमों में निहित नहीं है।
सो हिज लव इज हॉली एंड प्योर, उसका जो प्रेम है वो कैसा प्रेम है? पवित्र है, शुद्ध है। देयरफॉर, चूंकि दे कैन बियर द सेपरेशन, फिजिकल सेपरेशन। ही इज सेइंग इन द लास्ट पॉइंट, द पोएट इज गिविंग हिज आइडियाज बिफोर हिज बिलोव्ड, वो अपने विचारों को अपनी प्रेमिका के सामने रख रहा है। क्या रख रहा है? दे आर एबल, दे हैव ए कैपेसिटी, उनके पास एक क्षमता है, उनके पास यह योग्यता है, मतलब सामर्थ्य रखते हैं। किस चीज़ की सामर्थ्य रखते हैं? दे आर एबल टू बियर द सेपरेशन एंड फिजिकल सेपरेशन। वो मतलब कि उनके पास अलगाव और शारीरिक रूप से अलग होने की क्षमता, शारीरिक रूप से अलग होने की क्षमता मतलब है, सहने की क्षमता है। मतलब कि अगर वो लोग एक दूसरे से अलग हो जाएं, देयर लव विल नॉट ब्रेक, तब भी उनका प्रेम टूटेगा नहीं। वाई दिस इज नॉट सेपरेशन, वो कहते हैं ये अलगाव कैसे है? वाई द प्योर माइंड, इट इज माइंड दैट, मतलब ये थोड़ा सा सोचने की बात है। इट इज इट डज नॉट माइंड, मतलब इस पर विचार मत करो। वाई दे आर एबल टू बियर द सेपरेशन, दे आर नॉट लाइक द लवर्स, दे आर नॉट लाइक द फिजिकल लवर्स, वे मतलब कि वाह प्रेम करने वालों की श्रेणी में नहीं हैं। इसलिए उनके पास इस प्रकार की क्षमता है कि वे अपने प्रेम को सह सकते हैं। तो इस प्रकार से यू हैव लर्नड about the meaning and explanation of the fourth stanza of the poem of John Donne, A Valediction for Morning. It was published in 1611. मतलब इस प्रकार से आपने चौथे स्टेंजा का जो अर्थ है, चौथे स्टेंजा का जो एक्सप्लेनेशन है आपने देखा। So after this I am going to discuss, I am going to giving the explanation and the meaning of the fifth stanza. So look at the blackboard. The meaning of the fifth stanza, पांचवें जो स्टेंजा मतलब पांचवा जो पद्यांश है, उसका अर्थ, उसके अर्थ के संदर्भ में, उसके अर्थ के परिप्रेक्ष्य में पोएट जो कवि है वो कह रहा है। थोड़ा सा ये इट वाज एक्सप्लेन्ड इन द सिंपल वर्ड, सो इट इज सीन दैट, ये देखा जा इट कैन बी सीन दैट, ये देखा जा सकता है। बट वी बाई ए लव सो मच रिफाइंड, रिफाइंड होता है व्हेन इट इज प्योर, प्यूरिफाइड। रिफाइंड का मतलब होता है प्यूरिफाइड, जो शुद्ध किया गया हो, जो शुद्ध किया गया हो। शुद्ध किया गया हो, ये कहते हैं द लव ऑफ पोएट एंड हिज बिलोव्ड इज प्योर, मतलब वो जो रिफाइन किया गया है उसका यही मतलब होता है कि कभी ये कहता है कि हमारा और हमारी प्रेमिका का जो प्रेम है वो कैसा है? रिफाइंड है, प्योर एंड नोबल, और महान है। महान मीन्स इट कैन नॉट बी सेपरेटेड, मतलब महानता वहाँ कि जहाँ पर उन दोनों को जो है एक दूसरे से अलग न किया जाए, उनके विचारों को अलगाया न जा सके, वहीं उसी को नोबेल कहा जाता है। दैट आवर सेल्स नो नॉट व्हाट इट, मतलब ये कहते हैं कि जो हमारा प्रेम है उसकी गहराई को, मतलब जो मेरा प्रेम है उसकी गहराई को इतनी आसानी से नहीं समझा जा सकता। दैट आवर सेल्फ नो नॉट व्हाट इट, मतलब ये कहने का मतलब है, कभी ये कहता है दैट आवर सेल्फ, जो मैं स्वतः नहीं समझ सकता, जिसको मैं स्वतः नहीं समझ सकता, क्या नहीं समझ सकता? व्हाट इट इज, मेरा प्रेम क्या है, मेरे प्रेम का क्या अस्तित्व है, इसको कवि कह रहा है कि मैं इसको स्वतः नहीं समझ सकता। मतलब इतना गहरा, इतना शुद्ध, इतना प्योर, इतना अच्छा प्रेम है कि मैं उसको स्वतः नहीं समझ सकता। आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द लव, हिज लव इज मेड बाई हिज बिलोव्ड एंड द पोएट हिमसेल्फ। इंटर एस्योर्ड ऑफ द माइंड, मतलब इतने आसानी से, मतलब ये दो, मतलब ये कह गया कि कहा जाता है इंटर एस्योर्ड ऑफ द माइंड, मतलब ये बड़े साधारण ढंग से दिमाग में इस बात को, मतलब इस बात को नहीं जाना जा सकता।
कि ये हमारा किस प्रकार का प्रेम है, हमारा कितना गहरा प्रेम है, हमारा कितना शुद्ध प्रेम है, इसको थोड़ा सा नहीं जाना सकता। इट इज़ नॉट ईजी। केयरलेस आइज लिप्स एंड हैंड टू मिस, मतलब कि इसको केयरलेस आइज मतलब कि जो लापरवाह, मतलब कि जो ऐसी चक्षु है, जो ऐसी आंखें हैं जिसके अंदर लापरवाही है, जो हमेशा फिजिकल लव की तरफ आकर्षित होती रहती है, ऐसे माध्यम से इस प्रेम को नहीं देखा जा सकता। अर्थात दे कैन नॉट अंडरस्टैंड देयर ओन लव फुलफिल्ड वेल, मतलब कि हम अपने उस प्रेम को इतने आसानी से नहीं समझ सकते जो प्रेम फुलफिल, मतलब कि जो फुल्ली वेल, मतलब जो पूर्ण रूप से बहुत अच्छा प्रेम है। हमारा प्रेम जो है वो देयर ओन लव फुल वेल, मतलब कि पूर्ण रूप से सुसज्जित है, पूर्ण रूप से वो एक दूसरे से संबंधित है, उसको हम इतने आसानी से नहीं समझ सकते। इन द सेकेंड व्यू, देयर लव इज नॉट बेस्ड ऑन फिजिकल अट्रैक्शन, इट इज सेड अगेन एंड अगेन। ये बार बार बातें कही जा रही हैं कि मतलब उनका जो प्रेम है, कवि के कहने का तात्पर्य है कि उसका जो प्रेम है वो फिजिकल अट्रैक्शन पर आधारित नहीं है। जैसा कि आपने अभी चौथे स्टेंजा में भी ये बात कवि कह रहा है, बार बार इसलिए कह रहा है क्योंकि जो उसकी प्रियतमा है, उसकी जो प्रेमिका है, शी हैज़ बिकम वेरी सैड, वो बहुत मायूस हो गई है। शी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड अबाउट द डिफिनेशन, अबाउट द मीनिंग ऑफ लव। शी ओनली थिंक्स अबाउट द लव विच इज अपियरिंग अराउंड हर, मतलब उसके चारों तरफ जो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं उस पर वो विश्वास करती है। ही डज नॉट बिलीव इन द थॉट, ही डज नॉट बिलीव इन प्योर थॉट ऑफ प्योर लवर, मतलब शुद्ध प्रेम करने वालों के मानसिकता को, विचार को वो नहीं समझ सकती। इट्स बेस इज म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, ये कहता है द पोएट अगेन सेज दैट, द पोएट मीन्स टू से दैट, कवि के कहने का तात्पर्य है बट मतलब कि केयरलेस आइज, मतलब ये कहा जाता है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन फिजिकल अट्रैक्शन। केयरलेस आइज का मतलब कि वो साधारण आंखों से, साधारण विचारों से उसको आंका नहीं जा सकता, उसको नहीं जाना जा सकता है। मतलब वो बताता है कि जब वो साधारण विचारों से उसको नहीं परखा जा सकता, नहीं जाना जा सकता, तो वो क्या है। इट्स बेस इज म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड फेथफुलनेस, वो इसका जो मतलब म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, मतलब ये विश्वास और वफादारी के विचारों पर निर्भर करता है। मतलब कि ये उसका जो प्रेम है, उसका जो आधार है, उसका जो लक्षण है, उसकी जो प्रतिभा है, उसका जो गुण है, वो कैसा गुण है, विश्वास और वफादारी का गुण है। मतलब कि यह प्रेम जो है आकर्षण पर नहीं निर्भर है, सुंदरता पर निर्भर नहीं है, प्रलोभन पर निर्भर नहीं है, अशुद्ध विचारों पर निर्भर नहीं है। इट ओनली इट्स बेस्ट इज म्यूचुअल कॉन्फिडेंस एंड फेथफुलनेस, मतलब कि जहाँ पर वफादारी है, जहाँ पर विश्वास है, जहाँ पर विश्वास की परंपरा है, वफादारी की परंपरा है, वहाँ पर ये कंसिस्ट होता है, वहाँ पर ये निहित होता है। तो कवि जो है प्रेम की परिभाषा देते हुए, प्रेम के व्याख्या करते हुए अपनी प्रियतमा को, अपनी क्या कहते हैं, प्रेमिका को ये समझाते हुए कहता है, ही अगेन सेज, ही फर्दर सेज दैट इट डज नॉट माइंड फिजिकल सेपरेशन, ये शारीरिक वियोग पर भी निर्भर नहीं करता है। मतलब कि जो कवि है, जैसा कि पहले स्टेंजा में मीनिंग ऑफ द, मतलब समरी ऑफ द पैसेज, इट इज सेड दैट, ये बताया गया कि द पोएट इज गोइंग ऑन ए शॉर्ट जर्नी ऑफ फ्रांस, मतलब वो छोटी सी एक यात्रा पर, फ्रांस की छोटी सी यात्रा पर कवि जा रहा है। एंड हिज बिलोव्ड, मतलब कि जो उसकी प्रेमिका है, शी इज आस्किंग, शी इज keeping before him many kinds of questions. These questions are related such kind of thought which thoughts are related to the passage. मतलब वो पूछती है, मतलब वो उसको भ्रम हो जाता है, उसको एक प्रकार से अविश्वास हो जाता है कि ये जो जिस यात्रा पर जा रहा है, तो कभी उसको समझाता है कि इस यात्रा पर जाने के पश्चात मैं तुरंत तुमसे मिलूंगा, तुरंत तुम्हारा पुनर्मिलन होगा, क्योंकि इस यात्रा का मकसद ही यही है। वो ही इज गोइंग टू द जर्नी ऑफ द डेथ, मतलब वो मृत्यु की यात्रा पर जा रहा है। ही सेज दैट इन द व्यू ऑफ द पोएट इट इज वेरी शॉर्ट, इट इज ए काइंड ऑफ डाइवर्सन ऑफ द लाइफ,
यह एक प्रकार के जो क्या कहते हैं जीवन है उसका एक प्रकार से दूसरा रूप है, मतलब ये डाइवर्ट होता रहता है। सो इट इज सेड दैट इट डज नॉट माइंड फिजिकल सेपरेशन। वो कहता है, कभी कहता है कि हमें आपको शारीरिक वियोग पर विश्वास नहीं करना चाहिए, शारीरिक वियोग वाला प्रेम हमारा आपका प्रेम नहीं है, जिस पर फेयर द फिजिकल अट्रैक्शन इज ओनली कंसिस्टेड, मतलब कि जहाँ पर केवल फिजिकल अट्रैक्शन मतलब कि शारीरिक सुंदरता, शारीरिक आकर्षण जहाँ पर आधारित नहीं होती हैं, वह प्रेम है। हिज लव इज स्पिरिचुअल लव, ही सेज अगेन एंड अगेन, हिज लव ओनली डिपेंड on the thought of spiritual, on the thought of inner, on the thought of not attractive, मतलब कि जो आकर्षित नहीं है, जो सुंदर नहीं है, ऐसे विचारों पर उसका प्रेम निर्भर करता है। So the meaning of the passage, the meaning of this passage has been completed in the simple words, in the simple sentences. So the student should note, should write these points which are given and written on the blackboard. These words and the meaning of these sentences are very easy, so it can be understood very easily, so it can be understood in very simple thought. तो इस प्रकार से ये बहुत साधारण विचारों पर, ये सब बहुत साधारण अर्थों पर इसका जो पैसेज का जो मीनिंग है, एक्सप्लेनेशन है, वो बहुत सरल शब्दों पर आधारित है। सो आप इसको जो है नोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और इसके एक्सप्लेनेशन में इसको जोड़ सकते हैं। इट इज़ वेरी शॉर्ट बट इट्स थॉट इज़ वेरी लॉन्ग। ये तो छोटा सा है लेकिन इसका जो अर्थ है, इसका जो भाव है वो बहुत लॉन्ग है। इस प्रकार से हम आप पहुँचते हैं छठवें स्टेंजा पर। अब कवि मतलब कि जो कविता का छठवां स्टेंजा है, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, हम उसके अर्थों पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे, उस पर प्रकाश डालते हैं। तो आवर टू सोल्स देयरफॉर हिच आर वन, दो आई मस्ट गो इंड्योर नॉट एट ए ब्रीच बट एन एक्सपेंशन लाइक गोल्ड टू आयरी थिननेस बीट। अब कवि जो है यहाँ पर मतलब कि जो बाह्य रूप से उन दोनों के जो शारीरिक, उन दोनों के जो शरीर हैं, मतलब उन दोनों के जो मतलब कि क्या कहते हैं सीट्स हैं, उन दोनों का जो स्टेज है उसके बारे में उसका वर्णन करता है और अपने मतलब अपनी प्रेमिका और अपने दोनों के विचारों का समावेश यहाँ पर दिखाता है, दोनों के विचारों को समावेशित करके यहाँ पर दिखा रहा है। क्या कर रहा है? आवर टू सोल्स देयरफॉर हिच आर वन। अब यहाँ पर चूंकि वो शारीरिक वियोग मतलब कहता है कि हमारा जो प्रेम है वो शारीरिक वियोग पर नहीं निर्भर करता है, विश्वास और वफादारी पर निर्भर करता है। क्यों? तो जो कवि है वो अपनी प्रेमिका को ये समझाते हुए कहता है, क्या आवर टू सोल्स देयरफॉर हिच आर वन, हमारे जो मतलब कि जो शरीर है, हमारा जो दिखावापन है वो दो तो है। लोग कह सकते हैं कि दीज आर टू काइंड, मतलब ये तो दो प्रकार के हैं, दो दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो कहता है हिच आर वन, लेकिन ये दोनों एक ही विचारधारा वाले हैं, एक ही विचारधारा वाले होने चाहिए। कहने का तात्पर्य है द लव ऑफ द पोएट एंड हिज बिलोव्ड इज प्योर एंड देयर सोल्स विच इज अपीयरिंग इनटू टू पीस, मतलब कि उसकी जो आत्माएं, मतलब उसकी आत्मा, उसकी शरीर, वो तो दो दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि एक प्रेमी है और एक प्रेमिका है, एक कवि है और एक उसकी प्रेमिका है। अब यहाँ पर वो अपने इस दोनों मतलब कि जो शरीर, जो दो मतलब दो आत्मा वाली जो शरीर है, मतलब दो प्रकार के जो विचार आ रहे हैं उसको एक करने की बात करता है। मतलब वो कवि जब कहता है इफ द पोएट बिलीव इन द लव ऑफ स्पिरिचुअल थाट, मतलब कि आध्यात्मिक विचार वाले प्रेम पर वो निर्भर करता है, और उसकी जो पत्नी है, उसकी जो प्रेमिका है, उसकी जो लवर है, विलोब्ड है, वो उससे भिन्न थोड़ा सा सोचती है, तो इसलिए अपने और अपनी प्रेमिका को दोनों को समायोजित करता है, दोनों को एक दूसरे से मिलाने की कोशिश करता है। दो आई मस्ट गो इंडेवर नॉट इट, वो कहता है कि यदि मैं किसी यात्रा पर जा रहा हूँ, यदि मैं किसी यात्रा पर जा रहा हूँ तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये नहीं होता है कि हमारा जो प्रेम है वो समाप्त होता है। मतलब ये कहता है कि आवर टू सोल्स देयरफॉर हिच आर, जो हमारी दो आत्माएं दिखाई पड़ रही हैं, जो दो शरीर दिखाई पड़ रही हैं, वो चूंकि एक ही हैं। मतलब वो कहता है कि एक इसलिए हैं क्योंकि जो मेरा विचार है वही मेरी प्रेमिका का विचार है, इसलिए वो एक हैं। मेरे किसी यात्रा पर जाने का ये तात्पर्य नहीं होता है कि मैं उस प्रेम को समाप्त करने जा रहा हूँ।
कवि ये कहता है कि मुझे या मेरे द्वारा किसी यात्रा पर जाने का तात्पर्य होता है कि मैं उस प्रेम का फैलाव करने जा रहा हूँ, उस प्रेम का विस्तार करने जा रहा हूँ, उस प्रेम को और बढ़ाने जा रहा हूँ। इसका तात्पर्य नहीं है कि उस प्रेम को समाप्त करने जा रहा हूँ। सो द पोएट सेज दैट which is appearing into two pieces, जो दो मतलब कि टुकड़ों में, दो भागों में जो आत्मा, जो शरीर, जो मतलब कि आत्मा जो शरीर है, जो विचार हमको दिखाई पड़ रहे हैं, वो क्या है? इफ ही गोज अवे ऑन एनी ट्रेवल, यदि ये दोनों, यदि वो प्रेम करने वाला किसी यात्रा पर मान लीजिए जा रहा है, तो उस यात्रा पर जाने का तात्पर्य नहीं है कि उस प्रेम को समाप्त करने जा रहा है। उसका तात्पर्य होता है कि वह उस प्रेम का विस्तार करने जा रहा है। इट वुड नॉट सेपरेशन, तो ये वो कहता है कि ये तो अलगाव कहाँ माना जाएगा। इट डज नॉट मीन सेपरेशन, इसका तात्पर्य नहीं होता कि ये अलग होने जा रहा है, ये दूसरे से जो है मतलब कि दूर होने जा रहे हैं। इट वुड बी एन एक्सटेंशन ऑफ लव, मतलब इसका तात्पर्य होता है, द पोएट मीन्स टू से दैट बट एन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन माने होता है विस्तार करना, एक्सपेंशन माने होता है फैलाना, एक्सपेंशन मीन्स होता है उसके असली रूप को, पूरे विस्तृत रूप को दिखाना। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है, कवि ये कह रहा है कि इसका मतलब ये होगा कि अपने प्रेम को वो फैलाने जा रहा है, अपने प्रेम का विस्तार करने जा रहा है। लाइक एक्सपेंशन ऑफ गोल्ड एंड इट कन्वर्टेड इनटू ए गोल्ड लीफ, जैसे वो बताता है कि जिस प्रकार सोने का जो अस्तित्व होता है, उसको पीटने से वो सोना जो होता है वो फैल जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। तो इसी प्रकार से कवि ये कह रहा है कि मुझे किसी यात्रा पर जाने का मतलब होता है कि मेरा प्रेम जो है वो और फैल जाएगा, वो अस्तित्व विहीन नहीं हो जाएगा, वो फिनिश नहीं हो जाएगा, वो समाप्त नहीं हो जाएगा। दो द पोएट means to say that the journey which has been finished by the poet, जो कवि द्वारा पूरा की जानी है, it means does not separation, it means does not end of the love, it means does not finish of the love। मतलब इसके कहने का तात्पर्य है कि यह यात्रा पर जाने का जो तात्पर्य है वो प्रेम को समाप्त करने का तात्पर्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे आपके जो विचारधारा हैं, मतलब प्रेमी और प्रेमिका, मतलब कवि अपनी प्रेमिका को संकेत करते हुए कहता है कि यदि हमारी आपकी विचारधारा एक है, हम दोनों का विचारधारा एक दूसरे से मिलता है, तो इसका तात्पर्य नहीं है कि हम प्रेम को जो है समाप्त करने जा रहे हैं। हम किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो उसका तात्पर्य होता है कि हम उसको एक्सपेंड मतलब उसको फैलाने जा रहे हैं, उसका विस्तार करने जा रहे हैं। एक दृष्टांत देता है कवि कहता है कि जैसे सोना जो होता है, उसको सुनार जो होता है वो जब पीटता है तो उसमें पत्तियां निकलती हैं, मतलब वो फैल जाता है, वो नए सृजन में, नए आकार में, नए रूप, नई दिशा में वो दिखाई पड़ने लगता है। इसका तात्पर्य नहीं है कि वो सोना, उसका अस्तित्व, उसका विचार, उसकी विचारधाराएं, उसकी महान सोच वो समाप्त नहीं होती है। तो कवि के कहने का तात्पर्य है, कवि अपनी प्रेमिका को समझाता है, क्योंकि ये एक शोक क्या कह सकते हैं, एक फेयरवेल सॉन्ग है, एक विदाई गीत है। विदाई गीत का तात्पर्य है कि वो कहता है कि जब विदाई होने लगती है तो आदमी एक दूसरे से गुड बाय करता है, प्रेम से बात करता है, क्योंकि अंतिम दूसरे मिलन के बारे में सोचता है, इसलिए वो प्रसन्न रहता है। लेकिन उसकी प्रेमिका क्या है, उसको विदा कर रही है, वो बहुत मायूस है। तो कभी उसको समझाता है कि फॉरवर्डिंग मोर्निंग, मतलब उसमें क्या कहते हैं, वियोग मना है, मतलब कि वो ऐसी विदाई जिसमें वियोग मना है। इस प्रकार से छठवें स्टेंजा, जो छठवां स्टेंजा है, वो उसका जो अर्थ है इस प्रकार से है। दीज आर वेरी रिमार्केबल एंड नोटेबल लाइन्स which can be noted by the students. Why these lines or these sentences are full of the meaning of the passage, the meaning of the sixth stanza. So these are very short, but the meaning of very long. The meaning of the stanza, the meaning of these lines are very long, and it is written in very short method. So I will discuss in the next view further seventh stanza and other stanza which are rest in this poem. So I mean to say that this is finished, and I will discuss the next stanza of the poem.
in the seventh stanza of the poem, they will, if they be two, they are two, so as stiff twin compass are two, this thy soul the fixed foot makes no so, to move but doth if the other do. As stiff twin compasses मीन्स यहाँ पर कवि जो है ये बताता है कि यदि ये मान लिया जाए, द पोएट अगेन सेज दैट इट कुड बी प्रेज्यूम्ड दैट, ये मान लिया जाए देयर सोल्स आर टू एंड वन, टू नॉट वन। अब देखिए, द पोएट इज गिविंग हिज एक्सप्रेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक बार अपनी प्रेमिका के बाद अपनी प्रेम विलोप के सामने इस बात को दर्शाता है, इस बात की पुष्टि करता है कि वो जो है उसकी आत्माएं एक हैं। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द थॉट ऑफ बोथ टू पार्टनर्स, बोथ टू लवर्स। और अब यहाँ पर उसको जो है विस्तार पूर्वक उसी बात को विस्तार पूर्वक कवि जो है बताना चाहता है कि यदि हम इसको मान लें, क्या मान लें कि आत्माएं दो हैं, एक नहीं हैं। अब इसको मानता है, इसको वो सरल शब्दों में अपनी प्रेमिका को समझा रहा है कि यदि हम इसको मान लेते हैं कि वो दो हैं, एक नहीं हैं, ये बात मान लेता है। ही रिगार्डेड दिस मैटर, वो इस बात को मान लेता है। इवन सो दे वुड लाइक बी कंपास, अब क्या कह रहा है कि वो जो है अब एक कंपास की भांति है। जैसे कंपास क्या होता है, ये जो कंपास है, कंपास का मतलब एक प्रकार होता है, एक धुरी होता है, हमको लगता है। अब ये मतलब उसके कहने का जो तात्पर्य है कि ये कंपास के दो पैर होते हैं। जो कंपास है, जो प्रकार है, उसके दो पैर होते हैं। दो पैर क्या हैं, मतलब ये कंपास हो गया, ये कंपास ये प्रकार है, और प्रकार के तो लेग्स हैं। मतलब ये बात को मानता है, कभी इस बात को मान रहा है कि वो दो हो सकते हैं भी, मैं मान लेता हूँ, लेकिन वो किसके प्रकार से हैं, एक प्रकार की भांति हैं। ये क्या है, एक प्रकार कहा जाता है, परिज, एक प्रकार की भांति है। उसकी जो आत्मा है वो प्रकार की भांति है। प्रकार क्या होता है, एक प्रकार का गोला है, और इस गोले की दो परिधियां हैं, मतलब इसके दो लेग्स हैं। देयर आर टू लेग्स ऑफ कंपास, मतलब कंपास के दो लेग्स हैं, दो। अब क्या कर रहा है, क्या उदाहरण देना चाहता है, दे विल हैव ए लव, इनका दोनों का इससे प्रेम है, ये दोनों का इनसे प्रेम है, क्योंकि इनका जो प्रेम का सेंटर है वो कंपास ही है। वो कवि जो है एक दृष्टांत दे रहा है, एक कंपास का उदाहरण देकर के समझा रहा है कि इनका चूंकि जो सेंटर है वो यही है, कंपास इनका सेंटर है। कंपास में लव कंसिस्ट करता है, प्रेम जो है वो निहित होता है। दे विल हैव ए लव एज द सेंटर पॉइंट ऑफ कंपास एंड दे वुड बी द टू लेग्स ऑफ द कंपास, मतलब ये कंपास के दोनों पैर मान लेता है। मतलब कवि ये समझा रहा है एज स्टिफ टेन कंपासेज आर टू, जैसा कि वो जो स्टिफ मतलब कि जो वो है धुरी है, उसके जो दो कंपासेज के उसके दो लेग्स हैं, ये दोनों को दिखाया जा रहा है कि ये दो लेग्स हैं। मतलब यहाँ समझाने की दृष्टि से जो है मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है कंपास बना करके कि ये कंपास है, इसके जो लेग्स हैं वो कंपास, वो लेग्स वो क्या करते हैं, व्हाट आर द वर्क ऑफ द कंपासेस, व्हाट द वर्क ऑफ द लेग्स, मतलब इसके वर्क क्या हैं, कंपास क्या है। दाई सोल द फिक्स्ड फूट मेक्स नो सो, मतलब इसके दोनों पैर हैं, दोनों फिक्स हैं, दोनों का काम क्या है, टू मूव बट डथ इफ द अदर डू। ये कहते हैं, ये बताते हैं कि जब इस कंपास का एक पैर ये क्या कर रहा है, इट इज वर्किंग द फर्स्ट, आई मीन टू से दैट इट इज ए एग्जाम्पल ऑफ इफ द
फर्स्ट लेग इज वर्किंग आर टेकिंग इट्स प्लेस। ये कहने का तात्पर्य है कि यदि एक जो कंपास का जो एक पहला पैर है, अगर यहाँ कहने का मतलब ये है कि जैसे देखिए, अगर ये इस पर स्थिर है तो ये दूसरा वाला जो है चक्कर काटता है इसके सहारे। डियर स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑफ दिस एग्जाम्पल। इस उदाहरण को आप बड़े आसानी से समझ सकते हो। ये जो ये इसका जो है सेंटर है, इसी सेंटर पर दो इसके क्या कहते हैं, इसके लेग हैं। कंपास, दोनों का मालिक कंपास है, दोनों का जो सेंटर है वो कंपास ही है। ये इट इज स्टैंडिंग, ये स्टैंड है इस समय, ये क्या है, स्टैंड है, इट इज स्टैंडिंग, ये इस समय स्थिर है और ये मूविंग कर रहा है, ये चल रहा है। यदि अब देखिए, अब हम इस कंपास का दूसरा जो पैर है उसको हम क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं और दूसरे को चला देते हैं। तो कहने का तात्पर्य है, द पोएट मीन्स टू से दैट दीज आर इन फीचर, दीज आर इन नंबर, इन टू नंबर, माने दीज आर इन नंबर टू, मतलब ये दोनों नंबर मतलब संख्या से दो हैं। ये कहता है कि दीज आर टू इन नंबर, मतलब ये संख्या में दो हैं, मतलब कि देयर सोल्स आर टू नॉट वन, मतलब इसको मैं मानता हूँ, इसको कभी ये कहता है कि मैं इसको मान तो रहा हूँ। दे आर इन टू नंबर्स, ये दो संख्या में दो हैं। इवन सो दो दे वुड लाइक बी कंपास, तो ये दो तो हैं, मैं मान लेता हूँ, लेकिन ये कंपास की भांति हैं, जैसे जो कंपास है उसके प्रकार से हैं। दे विल हैव ए लव एट द सेंटर पॉइंट, मतलब उनका जो प्रेम है वो इसी सेंटर पॉइंट पर निहित होता है, सेंटर पॉइंट पर बसता है। तो सेंटर पॉइंट पर जो प्रेम है तो वो दोनों के लिए समान है। वो कैसे, इफ द फर्स्ट लेग ऑफ द कंपास इज मेकिंग ए राउंड, द सेकेंड लेग ऑफ द कंपास इज कीपिंग इन ए रेस्ट, मतलब दूसरा जो है वो कहाँ है, कीपिंग ऑन ए रेस्ट, मतलब वो एक, मतलब दूसरा चल रहा है तो पहला स्थिर है और पहला चल रहा है तो दूसरा स्थिर है। इस प्रकार से यहाँ कहने का तात्पर्य टू मूव बट डथ इफ द अदर डू, मतलब एक काम करता है तो एक रेस्ट पर रहता है और एक रेस्ट पर रहता है तो दूसरा काम करता रहता है। तो इसी प्रकार से उनकी आत्मा तो दो है, मतलब उनके सोल्स दो हैं, इसको कभी मानता भी है, लेकिन वह सोल्स किसके ऊपर आधारित है, एक कंपास के ऊपर, जिस सोल्स का दोनों, मतलब दोनों लेग का जो एक सोल है, मतलब वो एक मॉनिटर है, वो कंपास की भांति है। जिस प्रकार से कंपास, अब देखिए, इट इज बोथ टू लेग्स ऑफ द कंपास आर एक्टिव वन बाय वन, मतलब जिस प्रकार से दोनों सोल, मतलब दोनों आत्माएं जो हैं वो बारी बारी से द सेम थॉट कंसिस्ट इन द सेकेंड सोल एंड द सेम थॉट कंसिस्ट इन द फर्स्ट सोल, मतलब दोनों आत्माओं में बारी बारी से पहली में दूसरी में, दूसरी में पहली में वही विचार जो है वो कंसिस्ट होता है। इस प्रकार से वन रिमेनिंग द स्टिल द अदर टेकिंग अराउंड, मतलब एक यदि खड़ा है, मतलब पहला यदि खड़ा है, द फर्स्ट इज रिमेनिंग, इट इज सेड दैट इफ द फर्स्ट इज रिमेनिंग, द फर्स्ट लेग इज रिमेनिंग। कहने का तात्पर्य जो पहला है वो क्या कर रहा है, रिमेनिंग, द फर्स्ट रिमेनिंग, द स्टिल लेग इज रिमेनिंग, द स्टिल द अदर टेकिंग, द स्टिल द अदर इज टेकिंग प्लेस। कहने का मतलब यह है कि दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, स्थान को घेर रहा है। यहाँ कहने का तात्पर्य है टेकिंग ए राउंड एंड अदर ज्वाइनिंग द अदर वन आफ्टर मेकिंग ए सर्किल, और जो दूसरा है, दूसरा जो है वो क्या कर रहा है, इट इज मेकिंग ए सर्किल, मतलब जो दूसरा है वो क्या कर रहा है, एक घेरा बना रहा है।
जैसे पहला क्या, ये घेरा बना रहा है, ये घेरा बनाता है और ये रेस्ट पर है। जब ये रेस्ट पर रहेगा तो ये घेरा बनाने लगेगा। कहने का तात्पर्य है कि जो दोनों का जो वो है सेंटर ऑफ द मॉनिटरिंग इज सेम, इज वन in appearing, but they are appearing in two sides, they are appearing in two number, they are appearing in two kinds, but the center of the love, but the center of acting, but the center of monitoring is one like the compass। इस प्रकार से कवि कहता है कि वो जो दो आत्मा हमें आपको दिखाई देती हैं, हम आपको दो आत्मा मान तो लेते हैं, लेकिन वो दोनों आत्मा का एक सेंटर है, वो कंपास की भांति। जिस प्रकार से कंपास काम करता है उसी प्रकार से हमारा जो है वो प्रेम जो है, जो हमारी हमारी और हमारी प्रेमिका के जो दो हृदय, जो शरीर, दो आत्मा दिखाई पड़ती है, वो कंपास की भांति होनी चाहिए। सो द meaning of this passage has been completed। If it is completed with its meaning of the passage, these lines have been given to the students as a sufficient and good meaning of the passage of the stanza। So these remarkable lines, these remarkable sentences are very useful for the students। And so further, going further, I will discuss of the 8th stanza of the poem। So all the stanzas which are meant by the poet, which are given explanation by the poet, they are very important for the students। So which are important, the stanza should be noted down by the students। In the next stanza of the poem, and though in the center seat, yet when the other part doth, it leans and hearkens after it, and grows erect as that comes home। कवि जो है यहाँ पर एक सर्किल की भांति, मतलब जैसे कंपास की जो सर्किल है, जैसा कि हमने आपको भी एक पिछली स्टेंजा में मैंने आपको एक सर्किल बना के दिखाया कि जैसे ये जो है कंपास है, इसकी ये सर्किल है, एक फर्स्ट लेग है और ये वाला। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से कंपास की जो सर्किल है, हम आपको दिखाते हैं, ये कंपास हो गया और इसके टू लेग हैं, मतलब टू लेग, एक ये है, मतलब वो टू लेग ऐसे, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, ये दोनों इसके, ये सेंटर है, कंपास का ये सेंटर है। अब ये धीरे धीरे सर्किल बना रही है। सर्किल बनाते हुए जो है पुनः इसके पास पहुंचती है। अब इसके बाद दूसरे बिंदु पर अब ये सर्किल बना रही है, अब ये सर्किल बनाते हुए इसके पास पहुंचती है। ये यहाँ से चलती है, यहाँ आकर के रुकती है, और यहाँ से चल करके ये यहाँ आकर रुकती है। ये इसका कंपास का ये सर्किल हो गया। तो कवि के कहने का तात्पर्य है एंड दो इन द सेंटर सीट, मतलब यद्यपि दोनों जो लेग्स हैं, मतलब कि जो कंपास के दोनों लेग्स हैं, वो एक ही सेंटर से स्टार्ट करते हैं और एक ही सेंटर पर जाकर के रुक जाते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य है कि एट वेन द अदर हार्ट डथ रोम, मतलब कि वो जब एक यात्रा पर निकलती है,
मतलब उसको वो जो लेग है, मतलब लेग ऑफ द कंपास बिलोव्ड, मतलब कि ये जो कंपास का लेग है, यह जो कंपास का लेग है यही प्रेमिका है उसकी। मतलब प्रेमिका यहाँ पर जहाँ पर है और ये रोटेट जो करता है, ये यात्रा करते करते आता है, ये यात्रा करते हुए आता है, तो यहाँ जो है ये प्रेमिका फिर यहीं इसी के पास मिलती है। मतलब उसकी जो दो आत्माएं हैं, यदि पहली जो आत्मा या पहला लेग, जो कंपास का जो पहला लेग है, वो यदि यात्रा पर निकलता है तो लेग ऑफ द कंपास बिलोड, मतलब कि लेग ऑफ द कंपास मतलब कि कंपास का जो दूसरा पैर है, दूसरा जो उसकी सर्किल करने वाला जो लेग है, वो वही उसकी प्रेमिका है। अर्थात वो घूमते हुए प्रेमिका, ये कभी ये कहता है कि वह यात्रा करते हुए प्रेमिका, यात्रा पूरा करते हुए वह प्रेमिका पुनः उसी कंपास के उसी लेग पर आकर के उससे मिलती है। और जब वो क्या कहते हैं, वो प्रेमिका वहाँ पर आकर के अपने प्रेमी के पास मिलती है, और यदि वो प्रेमी पुनः यात्रा पर निकलता है, मतलब अपनी विलोप से थोड़ा सा दूर होकर के, जिस प्रकार से ये सर्किल घूमते घूमते यहाँ आ गई, उसी प्रकार से ये सर्किल घूमते घूमते फिर यहाँ आ गई। अर्थात दोनों का जो मिलन है वो क्या है, वो दोनों की धुरी एक ही है। मतलब दोनों जो है आकर के एक दूसरे से मिलते हैं। अर्थात दोनों का जो प्रेम है वो एक ही सेंटर से प्रारंभ होता है और एक ही सेंटर पर आकर के पुनः मिल जाता है। इस प्रकार से कहने का मतलब ये है, द पोएट मीन्स टू से दैट, वही समझा रहा है, वो कंपास के सर्किल को कभी यहाँ पर बताता है। द वन फुट ऑफ कंपास रिमेन्स फिक्स्ड एट द सेंटर, मतलब कि जब कंपास का एक पैर अपने फिक्स्ड सेंटर, मतलब कि निश्चित केंद्र बिंदु पर रहता है, बट वेन अदर फुट रोटेट्स द फिक्स्ड फुट रिमेन्स, मतलब वो यहीं से शुरू करके रोटेट मतलब घूमते हुए सर्किल बनाते हुए फिर इसी के पास से गुजरता है। अर्थात दोनों का प्रेम जो बिलोव्ड मतलब जो प्रेमिका है वो फिर पुनः उसी प्रेमी के पास पहुंच जाती है। तो दोनों भले अलग अलग हैं, दोनों का मतलब कि लेग्स, मतलब दो लेग्स कंपास के दो अलग लेग्स हैं जरूर, लेकिन दोनों का जो क्या कहते हैं स्टेटस है, दोनों की जो परिस्थितियां हैं वो एक जैसी हैं, दोनों का कार्य एक जैसा है, दोनों आकर के एक दूसरे से मिल रहे हैं। इट इंक्लाइंड टूवर्ड्स अदर वन इंड, मतलब एक दूसरे के पास जब पहला समाप्त होता है तो वो दूसरा वहाँ से शुरू होता है। एंड कीप्स ऑन वाचिंग इट, मतलब वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। कहाँ, मतलब ये इधर से निकलता है जैसा कि इसमें सर्किल में बनाया गया है, अब ये आकर के इधर से गुजर रहा है और ये आकर के इधर से गुजर रहा है। देखिए दोनों यहाँ आकर के मुलाकात करते हैं, यहाँ आकर के दोनों मिलते हैं, ये यहाँ मिल गया और ये आकर के यहाँ मिल गया। अर्थात दोनों जो है एक दूसरे से मिल ही तो रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है, कवि का कहने का मतलब ये है, एंड कीप्स वन वॉचिंग इट व्हेन द रोटेशन कम्स टू एन एंड, मतलब कि जब ये सर्किल रोटेशन घेरा बनाने वाला जो केंद्र है, घेरा बनाने वाली जो स्थिति वो क्या होती है, समाप्त होती है। द टू फीट ज्वाइन टुगेदर आर अगेन ऑन वन सेंटर पॉइंट, दैट इज लव, मतलब कि जब एक दूसरे मतलब दोनों एक दूसरे के केंद्र पर आते हैं, ये जब यहाँ चलता है यहाँ आता है और जब ये चलता है यहाँ आता है, अर्थात यही उनके प्रेम का केंद्र है, दैट इज लव, यही तो प्रेम है। मतलब दोनों एक दूसरे से आकर के मिलते हैं, चाहे जितनी बड़ी सर्किल बनाते हों, चाहे जो कर रहे हों, मतलब दोनों आकर के एक दूसरे से मिलते हैं। मतलब यही प्रेम है, यही लव है, यही मतलब जो कवि है जॉन डोने है अपनी प्रेमिका को समझा रहा है। मतलब इसमें कंपास के सर्किल को दर्शाया गया है। इसमें कंपास के सर्किल की जो धुरी है, उसके जो आने जाने की प्रक्रिया है, उसको कवि बताता है। इस प्रकार से यह जो सर्किल है, यह जो सर्किल मतलब ये जो बन रही है, इस सर्किल के माध्यम से कवि ने अपनी प्रेमिका को समझाने का प्रयास किया है। So the poet means to say that he has really explained about the suffering of the love of his beloved. He has reminded to his beloved to bear the suffering time
to bear the gap time between the lover and beloved। कभी अपने और अपने प्रेमिका के बीच में होने वाले गैप, होने वाले समय की जो गैप है, उसको समझने की कोशिश को, उसको समझने की बात को, उसके समझने के आइडिया को बताता है कि इन विच मेथड, इन विच मैनर she can bear the separation time when the poet is making a long circle। It is very short but it is said very long। Why? It comes here after some time, after some days, after some minutes, but he will come, certainly he will meet her, he will meet his beloved certainly। Why? It depends on the अदर लेग्स ऑफ द कंपास। मतलब ये कंपास के अन्य जो पैर हैं उन्हीं की भांति तो है, बट इट इज डीलिंग फ्रॉम द पावर ऑफ द सेंटर ऑफ द कंपास। मतलब इसका जो बर्ताव हो रहा है, इसकी जो डीलिंग हो रही है, वो कंपास के सेंटर से हो रही है। और ये कंपास जो है दोनों लेग्स, ही इज गिविंग द पावर, द कंपास इट इज गिविंग द पावर to legs in same channel, to legs in same manner। Why? They are closely related to the center power of the compass। मतलब ये दोनों कंपास के उसी सेंटर से जो है रिलेट करते हैं, इसलिए देयर इज नो पार्शलिटी बिटवीन देम। मतलब उन दोनों में किसी प्रकार के जो है विभेद नहीं है, किसी प्रकार के विभेद का व्यवहार नहीं है। इस प्रकार से जो है ये द एट्थ पैसेज, एट्थ स्टेंजा ऑफ द पोएम हैज बीन फिनिश्ड एंड वी शैल डिस्कस द लास्ट स्टेंजा विच इज वेरी रिमार्केबल, विच इज द मीनिंगफुल, द एंड पोएम, विच इज द एंड पोएम, विच इज द एंड पोएम of the passage, which is the end passage of the poem, and it will be discussed the real meaning, which is full of the last, which is the full last of last, which is full of the last advice of the poet, which depend on the last advice of the poem। And at last the poet wants to express, the poet wants to show the bear, wants to show the courageous points which can be bore by the beloved। So it will be explained on the next visit of the YouTube of the class। Thank you।